हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, अध्याय 4। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा कालीन स्थल, काल निर्धारण, हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल जिसमें मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका, गेंडोर, इन सभी को कवर करेंगे। इसके बाद नगर योजना और संरचनाएं, कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान, व्यापार, प्रमुख आयातित कच्चा माल, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी के पुरुष देवता। इसके बाद हड़प्पाई लिपि, मापतौल, मृदभांड, मुहरे, प्रतिमाएं, मृमूर्तियां, अंतिम संस्कार, उद्भव, उत्थान और अवसान, और हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था, इन सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले भौगोलिक विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस संस्कृति का उदय ताम्र पौराणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन एवं संस्कृति, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति ताम्र पौराणिक है, प्राक हड़प्पन है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। कहां से? हड़प्पा, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका नाम याद रखिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन जो स्थल है, इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हड़प्पा स्थल। वर्तमान क्षेत्र जो है साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, मार्टिमर विलर, माधव स्वरूप वत्स। 1921 में इसका जो है कह सकते हैं कि खोज की शुरुआत। और प्रमुख नदी जो है इससे संबंधित हड़प्पा से, तो रावी नदी। देखिए अन्नागार, यहां से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, अन्नागार ओरवली युक्त चबूतरे, जो अन्नागार है, अन्नागार ओरवली युक्त चबूतरे, कांच से, ठीक है, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, संघ का बैल, ठीक है। इसके बाद कांस्य दर्पण, ये सभी जो है यहां से प्राप्त साक्ष्य हैं। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो वर्तमान जो क्षेत्र है पाकिस्तान में लरकाना जिला, सिंध प्रांत। तो पाकिस्तान में याद करिएगा लरकाना जिला, सिंध प्रांत। और इसके उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर 1922 में। और इससे संबंधित जो प्रमुख नदी है सिंधु। मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है? तो सिंधु नदी से है। और जो प्राप्त साक्ष्य है, विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो सभी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, इससे संबंधित जो नदी है भोगवा नदी। इसके बाद ये लोथल जो है गुजरात में है, अहमदाबाद में। और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। 1955 और 1962 ईस्वी इसका जो है समय है, यानी उत्खनन का या खोज का कह सकते हैं शुरुआत। प्राप्त जो साक्ष्य है, गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, स्वर्णाभूषण, दिशा, मापक यंत्र, फारस की मुहर, इसके बाद घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चलाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। इसके बाद है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इससे संबंधित जो क्षेत्र है सिंध, जो कि पाकिस्तान में है। और इसके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके व
एनजी मजमूदार, इससे संबंधित जो डेट है 1935 है। और इससे यहां से जो प्राप्त साक्ष्य है, मन के बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, तीन घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि। इसके बाद है काली बंगा या काली बंगन। इसका संबंध जो है घग्गर नदी से है और ये कहां पर है तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बी के थापर। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बी के थापर। समय क्या है 1953 ईस्वी और 1960 ईस्वी। तो 2 बार जो है इसका उत्खनन हुआ। यहां से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं तो जूते हुए खेत, जुताई किया गया खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भूकंप के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, इसके बाद ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हिसार में, हरियाणा में है। सूरजभान इसके उत्खनन करता है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो इसका समय है 1969। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है, यहीं से याद रखिएगा। कोटदीजी जो है, कोटदीजी, ये सिंध पाकिस्तान में है और धुर एवं फजल अहमद खान इसके उत्खनन करता है। और समय 1955 और 1957 ईस्वी। किस नदी के किनारे बसा हुआ था तो सिंधु नदी के किनारे। यहां से प्राप्त जो साक्ष्य है, चित्रित मृद भांड, मातृ देवी की मूर्तियां, मन के कांसे की अंगूठियां, पत्थर के वर्णाग्र आदि। इसके बाद है बनावली, ये हिसार हरियाणा में है और इसके उत्खनन करता है RS बिष्ट, रविंद्र सी बिष्ट। 1973 ईस्वी। रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। यहां से प्राप्त जो साक्ष्य है, मिट्टी का हल यानी खिलौना के तौर पे, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने, धावन पात्र, धोने वाला पात्र, मुहरे, कसौटी आदि। इसके बाद है रोपण, ये पंजाब में है, पंजाब के रूपनगर में है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। समय 1955 ईस्वी। और किस नदी के किनारे तो सतलज नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य और सेल खड़ी की मुहर जो है यहां से प्राप्त हुई है। इसके बाद है रंगपुर। रंगपुर जो है गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में है और देखिए इसका जो उत्खनन करता है SR राव है। 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन शुरू हुआ था और किस नदी के किनारे यह बसा हुआ था तो भादर या मादर नदी के किनारे। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नलियां, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी, यहां के साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। इसके बाद है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह जगह है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। 1958 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था उत्खनन का। हिंडन नदी के किनारे यह बसा हुआ था और मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता है ऑरेंज अस्टाइन और जॉर्ज डेल्स। 1927 और 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। दासक नदी के किनारे यह बसा हुआ था। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह जो है यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है मांड, ये जम्मू कश्मीर के जम्मू में है और जगतपति जोशी इसके उत्खनन करता थे। 1982 ईस्वी में इसका उत्खनन का जो है शुरुआत हुआ और चिनाब नदी के किनारे ये बसा हुआ था। यहां से चट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित वर्णाग्र मुहरों के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सुतका को, ये बलूचिस्तान के पेरिन शहर में है। जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता थे। 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। सादी कौर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। यहां से 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ में है। इसके उत्खनन करता जगतपति जोशी थे और 1964 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ था। कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, ठीक है, तराजू का पलड़ा, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं।
ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्थल किस क्षेत्र में है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे और कहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत अगर बात करें तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी इसमें सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूरा में मेरठ तक था। तो याद रखिएगा, इस सभ्यता का जो विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप देख सकते हैं। चिनाब नदी, ये रहा आपका मांड, इसके अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, ये हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ जिला, ठीक है। इधर देखिए ये है आपका नर्मदा नदी, ये दैमाबाद अहमदनगर जिला, ये है आपका सुतका गेंडोर, ये है दासक नदी, ठीक है, बलूचिस्तान। तो जो लोकेशन है आपको याद रखना है। देखिए कैसे फैला हुआ है, देखिए इस तरह से, तो इसका फैलाव विस्तार जो है याद रखिएगा। इसके बाद है काल निर्धारण। सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। देखिए यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है, इनका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है, जिन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग जो है याद रखिएगा 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी निर्धारित की थी। काल निर्धारण जो तिथि है विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व, अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व, सीजी गैंड के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए रेडियो कार्बन 14 जो है, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल, पहला है मांडा। यह स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगतपति जोशी और मधुबाला ने करवाया था। याद रखिएगा, जगतपति जोशी और मधुबाला। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव है। दूसरा है आलमगीरपुर। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। तीसरा है दैमाबाद। यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। नगर देखिए, जो हड़प्पा कालीन नगर है, मैप को देखिए, यह है आपका मांडा, यह है आलमगीरपुर, ठीक है। इसके बाद आपका इधर है दैमाबाद और यह है आपका सुतका गेंडोर। मैप को एक बार अच्छे से जो है एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। चौथा है सुतका गेंडोर। यह दासक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। केवल याद रखिएगा 7 सैंधव स्थलों की जो संज्ञा है नगरों के रूप में दी गई है। 7 सैंधव स्थल कौन कौन से हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनवाली और धौलावीरा है। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित है, जिन्हें सिंधु नदी के द्वारा जोड़ा गया था। नगर योजना और संरचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह व्यवस्थित थे, ग्रिड पद्धति के अनुसार विकसित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया गया था और घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थे ये सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार और बीच में आंगन की व्यवस्था थी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है और इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। ठीक है। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिला हुआ है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली जो है अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। मोरियां मतलब गड्ढे, नालियां कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये मोरिया जो है ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे यानी मेन होल भी बने होते थे साफ करने के लिए। बीच बीच में मतलब कि ज्यादा चौड़ा जो कह सकते हैं छिद्र छोड़ दिया जाता था, होल छोड़ दिया जाता था। इसके बाद कृषि। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा जो है बहुत कम वर्षा होती है और इसीलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश जो है अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ जो है उतर जाने पर बाढ़ की पानी जो है कम हो जाने पर नवंबर के महीनों में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीनों में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल की जो कुंड यानी हल रेखा देखे गए हैं। तो याद रखिएगा, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कुंड जो है हल रेखा कह सकते हैं देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। ठीक है। कुंड। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का जो श्रेय है सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसीलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजदी यानी गुजरात से जो है, रोजदी कहां पर है? गुजरात में। यहां से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हुए हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत और उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित, याद रखिएगा, चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान और भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनौली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल जो है मिला हुआ है। खिलौना हल। इसके बाद है पशुपालन। देखिए, हड़प्पाई लोग
बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊंट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी और घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालने के जो कह सकते हैं पालतू बनाने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, घोड़े के अस्तित्व का जो संकेत है मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृण मूर्ति, यानी जिसे टेराकोटा कहते हैं, तो मृण मूर्ति टेराकोटा से मिला हुआ है। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, यानी भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। कहां से? आमरी से। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गैंडे से भी परिचित थे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों के द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगवाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे, याद रखिएगा, हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा जो है अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरो यानी कांस्य शिल्पियों के समुदाय का जो है महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला हुआ है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती हैं कि स्थापत्य यानी राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। इसके बाद है व्यापार। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। तो हड़प्पाई लोग धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय, मतलब कि वस्तु विनिमय कह सकते हैं कि एक वस्तु को दीजिए दूसरे वस्तु ले जाइए, तो वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। ठीक है, वे पहिया से परिचित थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी और कांसे की 2 पहिया वाली खिलौना गाड़ी और चनहुदड़ो से मिट्टी की 4 पहिया वाली जो है गाड़ी का साक्ष्य जो है मिला हुआ है। याद रखिएगा। देखिए, लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के मेसोपोटामिया है यहाँ के नागरिकों के अनेक प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि यानी लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार किया था। लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार किया था, बहुत दूर तक व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव है मिट्टी से निर्मित। यहां से अनुमान लगता है कि सिंधुवासी आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। प्रमुख आयातित जो कच्चा माल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो चांदी जो है इसका जो क्षेत्र था ईरान और अफगानिस्तान था। टीन का जो क्षेत्र था अफगानिस्तान और ईरान। सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत।
लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान और बलूचिस्तान, नील रत्न मणि बदखसा यानी अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात, नीलमणि जो है महाराष्ट्र दक्षिण भारत से, हरित मणि दक्षिण एशिया, शंख या कौड़ियां सौराष्ट्र दक्षिणी भारत, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से और सीसा ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण और नावों के द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साक्ष्य से होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई जो अभिलेख हैं, मेसोपोटामियाई अभिलेख, इनमें मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, एक है दिलमून और दूसरा है माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित है। दिलमून की पहचान फारस के खाड़ी के बहरीन से की जाती है। देखिए, सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। याद रखिएगा, सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया से जल और थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। खिलौने, गुड़िया मतलब कि खिलौना जो है प्राप्त हुई है। राजनीतिक संगठन, अगर बात करें राजनीतिक संगठन के बारे में, तो हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता और विकास को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति यानी सत्ता से संचालित होती थी। चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। देखिए, हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी इतिहासकारों का जो मत है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला, हंटर। देखिए, हंटर के अनुसार अगर देखिए इनके जो मत हैं, राजतंत्रात्मक न होकर ये जनतंत्रात्मक शासन था। तो हड़प्पा कालीन प्रशासन जो था, हड़प्पा कालीन प्रशासन हंटर के अनुसार जो मत है कि यह जो प्रशासन है राजतंत्रात्मक न होके क्या था, जनतंत्रात्मक। वेलर के अनुसार मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन और धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार पुरोहितों का शासन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़ाव राजधानी माना। ठीक है। मैके के अनुसार प्रतिनिधि शासन, और वीवी स्टुअर्ट के अनुसार अगर बात करें तो गुलामों पर आधारित ये जो था शासन था। इसके बाद लोकप्रिय विचार जो है व्यापारियों का शासन। सामाजिक जीवन के बारे में अगर देखें तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज जो है संभवतः मातृसत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा और शवों को दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज जो है अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। ये युद्ध नहीं चाहते थे, ये शांति से रहना चाहते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ जो है गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से ये उपभोग में प्रयोग करते थे। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के ये पहनते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। तो आभूषणों का प्रयोग पुरुष भी करते थे और महिलाएं भी। मनोरंजन, ये जो है कह सकते हैं कि जो मनोरंजन है, ये मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई आदि जो है इनके प्रमुख साधन थे। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो हड़प्पा कालीन लोग हैं, हड़प्पा के समय में मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें प्रयोग होती थी। तो मनोरंजन के लिए पासा होता था, पासे का खेल, नृत्य करना, शिकार करना, पशुओं को लड़ाना इनको सबसे ज्यादा प्रिय था। धार्मिक उत्सव और समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। इसके बाद है धार्मिक प्रथाएं।
धार्मिक प्रथाएं में अगर देखें तो देखिए हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है और यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इसके बाद सिंधु घाटी के पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए यानी पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पैरों के पास 2 हिरण हैं। धार्मिक प्रतीक चिन्ह के बारे में अगर देखें तो देखिए ताबीज भूत प्रेत से बचने के लिए था। बैल शिव का वाहन था। इस समय का जो धार्मिक प्रतीक थे, जो ताबीज पहना जाता था भूत प्रेत से बचने के लिए, बैल शिव का वाहन था। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक था। योगी शिव योगीश्वर। बकरा बलि के लिए, श्रृंग शिव का रूप था। नाग पूजा के लिए, भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था और युगल स्वाधान पति के साथ पत्नी का सती होना था। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। जो मुहर है इस पर जो चित्रित देवता है इनको पशुपति महादेव कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है। लिंग पूजा जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिलते हैं। ठीक है, लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिलते हैं हड़प्पा में पत्थर पर। वृक्षों और पशुओं की पूजा, सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे और एक मोहर यानी सील पर पीपल के डाली के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। अनेक मोहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सिंह वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है और उसके बाद कुबड़ वाला सांड है। यहां से गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए अगर बात करें तो सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं, उनका हानि कर सकते हैं और इसीलिए उनसे बचने के लिए वे ताबीज को पहनते थे। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष जो है नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का जो है रूप स्वीकार किया गया है। देखिए हड़प्पाई जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि के बारे में अगर डिस्कस करें तो सिंधु लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मणी लिपि से है। याद रखिएगा, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में एल.ए. वैडेल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाशन में या कह सकते हैं ये उजागर में आ गई और परंतु वह अभी तक मतलब कि जो हड़प्पाई लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का जो योगदान रहा वो क्या योगदान रहा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पत्थरों की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखक के लगभग जो है 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ अक्षर है तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव कृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं भी लिखे हुए मिले हैं जैसे कि ब्राह्मणी लिपि है और कुछ में गोमुत्रिका लिपि का प्रयोग यानी कालीबंगा से प्राप्त ठिकरे से जो है मिला हुआ है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं ओर जो है लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। इसके बाद है माप तौल। बाट के रूप में मनके और जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं जिनके प्रगट
जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640, यानी दुगना, यानी आवर्तकों में, ठीक है, दुगना नहीं, कह सकते हैं 16, 64, 160, 320, 640, इस तरह से जो है 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था। हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था और यहां से ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक जो है डंडा कांसे का भी है, तो माप तौल जो है याद रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें माप तौल के बाद, तो देखिए इसके बाद है आपका माप तौल में मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी का दांत का एक जो है स्केल भी मिला हुआ है। सुरकोटदा से तराजू का साक्ष्य भी मिला है। ये सभी माप तौल के साक्ष्य हैं। इसके बाद है मृद भांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती है। मृद भांड अधिकांशतः लाल और गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। मृद भांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृद भांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पंछी को दर्शाया गया है और नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाता है। इसके बाद है मुहरे। हड़प्पा संस्कृति की जो हड़प्पा संस्कृति है इसकी सर्वोत्तम जो कलाकृतियां हैं उसकी मुहरे हैं। अब जो है अब तक लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुई हैं। मुहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरे प्राप्त हुई हैं। सेंधो मुहरे प्रायः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति जो है अंकित मुहर मिली है। इसके बाद है प्रतिमाएं। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अतिरिक्त पूर्णतः नग्न है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति, भैंसा और भेड़ की कांस्य मूर्तियां भी मिली है। हड़प्पा और चनहुदड़ो से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। इसके बाद है मृण मूर्तियां। सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी जो कि टेराकोटा कहलाती है, इसकी बनी मूर्तियां मिली हैं। इनमें पंछी, कूते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या जो है अधिक है। देखिए इसके बाद अंतिम संस्कार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंतिम संस्कार। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं जो है मिलती हैं। पहला है दाह संस्कार। इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। हिंदू विधि से ये जो है मिलती प्रथा है और यह सौर प्रमुख प्रथा थी। इसके बाद पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा है आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। पारसी विधि से यह प्रथा मिलती जुलती है। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम, सिर जो है उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर में, तो उत्तर दक्षिण क्रम में इन्हें दफनाया जाता था। इसके अपवाद हड़प्पा और कालीबंगा में जो है दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में और रोपण में पश्चिम पूर्व क्रम में और मृतकों को जो है दफनाए जाने का जो है प्रमाण मिलते हैं। तो मृतकों को सामान्यतः उत्तर दक्षिण क्रम, यानी सिर उत्तर की ओर होगा और पैर दक्षिण की ओर, ठीक है। और इसके अपवाद क्या है, तो हड़प्पा और कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, ठीक है, सिर दक्षिण की ओर और पैर जो होगा उत्तर की ओर। लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम, रोपण में पश्चिम पूर्व क्रम, और इनको जो है इस तरह से मृतकों को दफनाए जाने के जो है यहां से प्रमाण मिलते हैं। एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल या युग्म समाधिकरण या सौधान मिले हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। रोपण की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो है प्रमाण मिला हुआ है। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2550 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही।
मोहनजोदड़ो की मृद भांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देता है। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बढ़ी, पुनः दूसरी सहस्त्राब्दी यानी 2000 ईसा पूर्व के आरंभ में कम हो गई और इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से क्या हुआ, मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह भी है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ की पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा परिवर्तित हो गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश पूर्णतः नष्ट हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम है। सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारों का जो मत है, गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर के अनुसार अगर बात करें तो इनका मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई। जॉन मार्शल का जो मत है, इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था, प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के क्या मत है, सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। और फेयर सर्विस का जो मत है, संसाधन में कमी, वनों का कटाव और पारिस्थितिकी असंतुलन पतन का कारण बना। ऑरेल अस्टाइन का जो मत है कि ईंटों के पकाने और घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव के कारण जलवायु परिवर्तन होने से यह सभ्यता नष्ट हो गई। और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार अगर बात करें तो इनका मत है, हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। इसके बाद लैम्ब्रिक के अनुसार अगर बात करें तो सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इनका विनाश हुआ। M.R. सानी के अनुसार बात करें तो यह सभ्यता भारी जल प्लावन के कारण नष्ट हो गई। और राइक्स व डेल्स D.D. कोशाम्बी के अनुसार अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था, हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था हड़प्पा संस्कृति संभवतः 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य और पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दिखाई देते हैं। इनका काल संभवतः 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्र पाषाणिक है, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गांवों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहायता मिली। गिलुंद जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, यहाँ पे ईंटों की संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें संभवतः 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद की बस्ती है, जो लगभग 22 हेक्टेयर में बसी थी और जहां 4000 की आबादी रही होगी। इसके स्वरूप को आध नगरीय कहा जा सकता है, परंतु अधिकांश जोरवे बस्तियां ग्रामीण हैं। नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ के लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती भी करते थे। स्वात घाटी के निवासी चाक पर ताल व काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे। भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में अनेक उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संघोल, हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास उल्लेखनीय है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास का प्रयोग धागे के लिए करते थे। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा व अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का भी ढेर मिला है। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहां नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड हैं। पंजाब और हरियाणा के अनेक स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड यानी ग्रे वेयर और चित्रित
धूसर मृद भांड पाए गए हैं जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हुए हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है कौन सी थी? तो अनागार। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी, दूसरा जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा, याद रखिएगा। 4 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से। देखिए, सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सुरतुगुई जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सैनो सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 8 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। हड़प्पा का जो संबंध है किससे है? तो रावी नदी से है। हड़प्पा का संबंध रावी नदी से है, रावी ये रहा। हस्तिनापुर का जो संबंध है वो गंगा नदी से है। नागार्जुन कोंडा का जो संबंध है वो कृष्णा नदी से है और पैठन का संबंध गोदावरी नदी से है। इसके बाद हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन अवस्था या व्यवस्था का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऋग वैदिक काल के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों को घटना चक्र का पूरी पीडीएफ चाहिए या महेश वर्णवाल एनसीईआरटी का जो है पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।